हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं आर.एन. रति नर्सिंग एकेडमी पर। सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने भी चैनल को आज सब्सक्राइब किया है। वेलकम टू आर.एन. रति नर्सिंग एकेडमी गाइस। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और एक मोटिवेशन आती है कि जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है और हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग आर.एन. रति नर्सिंग एकेडमी। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गैस्ट्रिक कैंसर। सबसे पहले इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इसके बाद जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो डिजीज़ है वो डेवलप हो रही है, और फिर उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे कि किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर, और सबसे लास्ट में हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं उन्हीं की वजह से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल के ऊपर कनेक्ट होते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर वो कंडीशन है जहाँ पे आपको स्टमक है, तो स्टमक में भी आपको बहुत सारी जो इसकी लेयर्स होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इसमें जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसके अंदर जो म्यूकोसल सेल हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, तो ये जो सेल्स हैं इनके अंदर अगर मैलिग्नेंट ग्रोथ हो रही है, मीन्स कि ये जो सेल्स हैं इनकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, तो ये जो कंडीशन है वो गैस्ट्रिक कैंसर कहलाती है। एंड गैस्ट्रिक कैंसर के लिए कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से जो गैस्ट्रिक कैंसर है वो डेवलप हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पर है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन की वजह से जो म्यूकोसल सेल्स हैं उनकी मैलिग्नेंट ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है, या फिर अगर कोई कैंडिडेट है जो स्मोक्ड फूड होते हैं, जिस फूड को स्मोक्ड वे में प्रिपेयर किया जाता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। या फिर हाईली सॉल्टेड या फिर प्रोसेस्ड और स्पाइसी फूड, अगर ज़्यादा नमक डेली रूटीन जो फूड है उसके अंदर इंजेस्ट किया जाता है, या फिर प्रोसेस्ड फूड जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड है, डिब्बा बंद फूड जिनको कहा जाता है, जिसके अंदर एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, तो ये प्रोसेस्ड फूड कहलाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकते हैं यहाँ पर कैंसर के लिए। या फिर अधिक जो स्पाइसेस हैं, मसाले अगर हम ज़्यादा तेज़ खाते हैं, तो उस वजह से भी जो म्यूकोसल सेल्स हैं उनके अंदर हमें इस तरीके की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। या फिर कोई कैंडिडेट है जो स्मोक करता है और अल्कोहल, तो ये रीज़न यहाँ पर इसके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैलिग्नेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है म्यूकोसल सेल्स की। या फिर किसी कैंडिडेट को पास्ट हिस्ट्री रही है गैस्ट्रिक अल्सर की, तो फिर उस केस में भी हमें यहाँ पर जो गैस्ट्रिक कैंसर है उसके डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं अगर किसी की हिस्ट्री रही है गैस्ट्रिक अल्सर की। तो ये कुछ मेन रीज़न है जिनकी वजह से ये जो कैंसर है वो डेवलप हो सकता है। यहाँ पर मैंने ये पिक्चर को ड्रॉ कर दिया है जिससे आप इजीली याद रख पाएंगे कि गैस्ट्रिक कैंसर के लिए कौन कौन से रीज़न यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए पिक्चर में एक हेलीकॉप्टर है और उसके ऊपर एक कैंडिडेट आराम से एंजॉय कर रहा है फूड को एंड ड्रिंक को। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से हम रिलेट करेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन को, एंड साथ में जो अल्कोहल है वो भी यहाँ पर एक रीज़न है, और साथ में फूड है। तो फूड यहाँ पर स्मोक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है और सॉल्टेड और स्पाइसी फूड है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी हो जाएगा इन रीजंस को याद रखना। आई होप कि ये पिक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं। जब भी इस तरीके का कैंसर डेवलप होगा यहाँ पर, तो हमें कुछ अर्ली साइन देखने को मिलते हैं।
एंड अर्ली जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एग्ज़ाम में अर्ली सिम्टम्स, लेट सिम्टम्स, इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन गैस्ट्रिक कैंसर की है तो हमें जो अर्ली साइन देखने को मिलेंगे वो इनडाइजेशन हो सकता है। मीन्स कि जो फूड कैंडिडेट इंजेस्ट कर रहा है उसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है और फीलिंग ऑफ फुलनेस, ये जो पेट हमेशा भरा भरा रहता है उस तरीके की फीलिंग कैंडिडेट को हो सकती है। या फिर एपिगैस्ट्रिक बैक और रेट्रोस्टर्नल पेन, यानी जो आपका स्टमक है उसको कई एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसके अंदर पेन है या फिर बैक में पेन है, और रेट्रोस्टर्नल यानी जो स्टर्नम का एरिया है उससे बैक साइड में अगर पेन है, तो ये 3 मेन स्पेसिफिक पेन एरिया हैं। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं वो रिलेट करते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के साथ में। एंड यहाँ पर अगर हम लेट सिम्टम्स की बात करते हैं गैस्ट्रिक कैंसर से रिलेटेड, तो हमें यहाँ पर वीकनेस एंड फटीग के साइन देखने को मिलेंगे। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमें आगे चलकर आयरन डेफिशिएंसी जो अनीमिया है वो देखने को मिलेगा, और जब अनीमिया डेवलप होता है तो कैंडिडेट को वीकनेस एंड फटीग, ये दोनों ही जो साइन है वो देखने को मिलते हैं। और एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, जैसे कि हमने कहा कि कैंडिडेट को फीलिंग ऑफ फुलनेस हो सकती है, तो उस कंडीशन में कैंडिडेट क्या करता है कि जब पेट भरा हुआ है तो उसको भूख नहीं लग रही है, तो यहाँ पर एनोरेक्सिया डेवलप हो जाएगा, और साथ के साथ फिर उसका जो इफ़ेक्ट है हमें वेट लॉस के अंदर देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट का जो वेट है वो लॉस होता जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर जो डाइट है वो नहीं ली जा रही है। और साथ में नोज़िया एंड वॉमिटिंग, ये साइन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा लेट स्टेज के अंदर। एंड जो स्टमक का एरिया है उसके अंदर प्रेशर का जो साइन है वो भी हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर डिस्फेजिया एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, डिस्फेजिया मीन्स जो फूड है उसको निगलने के लिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी, पेन फील होगा कैंडिडेट को। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स यानी जो फूड लिया जा रहा है वो इजीली पास नहीं होगा, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उस ट्रैक्ट के अंदर वो फूड इजीली पास नहीं होगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देखने को मिल सकता है, और असाइटिस की कंडीशन या फिर जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसके अंदर हमें कोई एक मास दिखाई दे सकता है जिसको हम पैल्पेट करेंगे तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई मास डेवलप हो चुका है। तो इस तरीके के जो लेट साइन है वो हमें गैस्ट्रिक कैंसर है उसमें देखने को मिल सकते हैं। गैस्ट्रिक जो कैंसर है उसको हम जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है लाइक एंडोस्कोपी यहाँ पर की जा सकती है। उसके थ्रू जो भी चेंजेस हो रहे हैं स्टमक के अंदर वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दूसरा है बायोप्सी, यहाँ पर एक टिश्यू का पीस लिया जाएगा और उसकी स्टडी की जाएगी। अगर यहाँ पर ये जो कार्सिनोजेनिक सिचुएशन है तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर सीटी स्कैन यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मेन प्रोसीजर होंगे हमारे पास, एंडोस्कोपी, बायोप्सी एंड सीटी स्कैन। ट्रीटमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गाइस, तो सबसे पहले जो कैंसर के डिजीज़ होती है उसके अंदर हम कीमोथेरेपी को यूज़ में लाते हैं, और साथ में रेडिएशन थेरेपी भी यूज़ में ली जाती है। तो प्राइमरी जो हमारा फोकस होता है वो इन्हीं दोनों ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के ऊपर होता है। लेकिन अगर पेशेंट की जो कंडीशन है वो इनसे इम्प्रूव नहीं होती है और अगर हमें यहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत होती है। सर्जिकल जो मेथड है यहाँ पर वो 2 टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर यहाँ पर बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड जो मेथड है
वो यहाँ पर काफ़ी कॉमन है। तो बिलरोथ फर्स्ट जो टेक्निक है इसको गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैस्ट्रो एंड ड्यूडेनो, तो ये दोनों जो ऑर्गन हैं इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। सो इसके अंदर क्या होगा कि स्टमक का जो थोड़ा सा पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसको ड्यूडेनम के साथ में एनास्टमोज कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है उसको गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कहा जाता है और बिलरोथ फर्स्ट इसको कहा जाता है। और जो दूसरा प्रोसीजर है जो कि सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, जो कि बिलरोथ सेकंड है। इसका जो दूसरा नाम है वो गैस्ट्रोजिजेनोस्टोमी है। तो यहाँ पर भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैस्ट्रिक एंड जेजुनम इन दोनों का ही यहाँ पर कनेक्शन बनाया जाएगा। तो फिर से यहाँ पर एक पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की जाएगी, थोड़ा सा जो पोर्शन है गैस्ट्रिक वो यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा एंड जो बचा हुआ पोर्शन है उसको जेजुनम के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये जो दोनों ही प्रोसीजर हैं, बिलरोथ फर्स्ट के अंदर ड्यूडेनम को कनेक्ट किया जाता है एंड बिलरोथ सेकंड के अंदर जेजुनम को कनेक्ट किया जाता है। ये आप ध्यान रखिए, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिलरोथ फर्स्ट कौन सा प्रोसीजर है और बिलरोथ सेकंड है वो कौन सा प्रोसीजर है। तो इसमें आपको कनेक्शन याद रखना है कि किस में किसका कनेक्शन हो रहा है और कौन सा वो प्रोसीजर है, फर्स्ट है या फिर सेकंड है, या फिर यहाँ पर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी भी की जा सकती है। इसको ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्टमक है उसका बिल्कुल ही हम रिमूव कर देंगे एंड इसोफेगस को जेजुनम और ड्यूडेनम के साथ में कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि नाम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी इसको कहा जा रहा है। तो इसोफेगस का कनेक्शन बनाया जाएगा यहाँ पर जेजुनम या फिर ड्यूडेनम के साथ में। तो ये भी काफ़ी इजी है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर स्टमक पूरा रिमूव कर दिया गया है इस प्रोसीजर के अंदर तो इट मीन्स ये टोटल गैस्ट्रेक्टोमी की कंडीशन है और इसोफेगस को फिर कनेक्ट किया जाएगा जेजुनम या फिर ड्यूडेनम के साथ में। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसको हम कंडक्ट करते हैं अगर कोई गैस्ट्रिक कैंसर की कंडीशन है, तो इस तरीके से सर्जरी की जाती है। सो यहाँ पर प्री ऑपरेटिव जो इंटरवेंशन है वो किस तरीके से हमें करने होते हैं जब भी कोई गैस्ट्रिक कैंसर की कंडीशन को हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें किस तरीके के इंटरवेंशन करने होंगे। प्री ऑपरेटिव जो स्टेज है हमारी उसके अंदर हम कौन कौन से इंटरवेंशन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वाइटल साइंस को मॉनिटर करना, और यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो लैब वैल्यूज़ को चेक करना होगा, लाइक हीमोग्लोबिन है एंड हीमेटोक्रिट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैंडिडेट जो है वो उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया डेवलप हो रहा है। तो इस वजह से हमें ये दोनों ही लैब वैल्यूज़ को मॉनिटर करना होता है ताकि हम फिर असेस कर पाएंगे कि जो ये लैब वैल्यूज़ हैं इनके अंदर चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। आफ्टर जब भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे कैंडिडेट को, तो ये जो वैल्यूज़ है इनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट का जो लेवल है वो असेस करना होगा, और अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो फिर हम यहाँ पर ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अनीमिया डेवलप हुआ है तो उस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। और साथ में पेशेंट का जो वेट है वो हमें मॉनिटर करना होगा गाइस, क्योंकि वेट लॉस का जो साइन है वो भी हमने यहाँ पर नोटिस किया है। तो प्री ऑफ जो कंडीशन है उसके अंदर हम एक बार फिर से कैंडिडेट का जो वेट है उसको मॉनिटर करते हैं एंड यहाँ पर कुछ पेन से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उनको भी हम प्रोवाइड कराएंगे कैंडिडेट को, ताकि जो
पेन का एक साइन है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उससे पेशेंट को हम रिलीफ दिला पाएँ। तो अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे हमें फिर जो मेडिसिन है पेन को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी हम यहाँ पर काम में लेंगे और जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो हमें चेक करना है। और साथ में यहाँ पे हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए जो स्मॉल और इजीली ब्लेंड होने वाली जो डाइट है वो एडवाइस कर सकते हैं, और साथ में कुछ विटामिन एंड मिनरल के जो सप्लीमेंट है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, ताकि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो हम मेंटेन कर सकें। और अगर कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी है उसकी ज़रूरत है तो उसके लिए हम फिर पेशेंट को रेडी करते हैं, चाहे हमें साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट देना पड़े। और ये जो दोनों थेरेपी हैं, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, इनके साथ के साथ अगर यहाँ पर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जो भी अगर ट्यूमर है उसको रिसेक्शन करना है, तो उसके लिए भी हमें कैंडिडेट को फिर रेडी करना होगा, मेंटल उसकी प्रिपरेशन करवानी होगी। तो इस तरीके से जो स्टेप्स हैं वो हम प्री ऑप जो स्टेज होती है उसके अंदर हमें फॉलो करने हैं गैस्ट्रिक कैंसर की कंडीशन के अंदर। इसके बाद जो स्टेप होगा वो है पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। मीन्स जो कैंडिडेट है उसको ऑपरेट किया जा चुका है, अब उसके बाद हमें किस तरीके के इंटरवेंशन करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जब भी हम पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में पेशेंट को रिसीव करते हैं और उसको शिफ्ट करते हैं वार्ड के अंदर, तो फिर उसके जो वाइटल साइंस है वो हमें सबसे पहले चेक करने होंगे। अगर उनके अंदर वेरिएशन है तो फिर हमें उसको ऑब्ज़र्व करते रहना है 15 मिनट्स में, 30 मिनट्स में और विद इन 1 आवर। तो इस तरीके से हम इनको ऑब्ज़र्व करते रहेंगे जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं हो जाते। एंड उसके बाद जो पेशेंट है उसको एक हमें कंफर्टेबल पोजीशन देनी होती है। तो यहाँ पर जो सुटेबल पोजीशन है वो फाउलर पोजीशन रहेगी गैस्ट्रिक कैंसर की कंडीशन के अंदर। तो ये एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना है इसको, कि अगर कोई कैंडिडेट गैस्ट्रिक कैंसर का है और उसको ऑपरेट किया जा चुका है तो उसके बाद उसकी जो एक प्रिफर्ड पोजीशन है वो फाउलर पोजीशन है। एंड थर्ड जो स्टेप होगा हमारा वो है एनाल्जेसिक्स और एंटी एमेटिक्स को एडमिनिस्टर करना होगा। अगर आपने सर्जिकल जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट ऑपरेट होकर जो वार्ड है उसके अंदर उसको शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पेन से रिलेटेड या फिर जो वॉमिटिंग है उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं पेशेंट्स की। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि वहाँ पे हमें जो भी एनाल्जेसिक्स है जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं और जो एंटी एमेटिक्स हैं, क्योंकि जो एनेस्थीसिया है उसका इफ़ेक्ट रहता है तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें वॉमिटिंग जैसी जो कंडीशन है वो पेशेंट यहाँ पे कंप्लेन करता है, तो उस कंडीशन में हमें एंटी एमेटिक्स को यूज़ करना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी पोस्ट ऑप पेशेंट होंगे तो उनके लिए जो प्राइमरी हमारी मेडिकेशन होती है वो एनाल्जेसिक्स और एंटी एमेटिक्स मेडिकेशन होती है। और साथ के साथ में यहाँ पर हमें जो इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको भी मेंटेन करना है, और पेशेंट को फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं वो भी साथ में मेंटेन रखना है। एंड यहाँ पे जब भी हम पेशेंट को ओरल फीड करवाएंगे गाइस, तो उसके लिए एक ड्यूरेशन है, 1 से लेकर 3 दिन का जो पीरियड है उसमें हम पेशेंट को ओरली कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक कैंसर का कंडीशन है और इसको हमने ऑपरेट किया है। तो यहाँ पे हमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसके दौरान पेशेंट को ओरली कुछ नहीं देना है। जैसा कि आपको ऑर्डर किया जाता है 1 या 3 दिन का जो पीरियड है उसमें जितना टाइम आपको दिया हुआ है उतने टाइम आपको ओरली कुछ भी नहीं देना है कैंडिडेट को। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो पेरिस्टाल्सिस है उसको रिटर्न होने के लिए हमें वेट करना है।
तो इसलिए हम यहाँ पर पेशेंट को ओरली नहीं देंगे और जो भी फ्लूइड है वो आईवी पैरेंटरल रूट से ही प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद में जो नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन हम कर रहे हैं उसको भी रेगुलरली हमें मॉनिटर करना है। और यहाँ पे जो बाउल साउंड है उनको मॉनिटर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो आपके स्टमक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के जो साउंड है उनको मॉनिटर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये आप याद रखिए। एंड जब हमने यहाँ पर पेशेंट को 1 से 3 दिन का जो टाइम है उसके लिए एनपीओ रखा है, मीन्स कि ओरली उसको कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया है। जब उसको हम ऑरल फूड प्रोवाइड करेंगे गाइस तो हम स्लोली स्टार्ट करेंगे, जो फीडिंग है वो स्लोली करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्लियर वाटर है वो हमें घूंट घूंट उसको देना है, एक साथ हम कुछ भी नहीं देंगे। और उसके बाद फिर हम शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे, जो ब्लेंड फूड्स होते हैं उनको स्मॉल अमाउंट के अंदर पेशेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि जो इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे क्रिएट ना हो। धीरे धीरे जो एक्टिविटी है स्टमक की वो फिर से स्टार्ट हो, तो इसलिए हम ज़्यादा लोड नहीं देंगे यहाँ पे स्टमक के ऊपर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई गैस्ट्रिक कैंसर से रिलेटेड पेशेंट है तो उसकी जो डाइट है वो हम उसको किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। एंड कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हैमरेज अगर हो रहा है तो उसको हमें मॉनिटर करना है, या फिर डंपिंग सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। लेकिन जो डंपिंग सिंड्रोम है इसका अगर हमें साइन देखने को मिल रहा है तो ये भी हमें नोटिस करना है गैस्ट्रिक कैंसर की कंडीशन के अंदर, या फिर डायरिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एंड अनीमिया की जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पर देखी है। तो यहाँ पर हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो हमें गैस्ट्रिक कैंसर का जो कंडीशन है उसके अंदर देखने को मिल सकती है, तो आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड डंपिंग सिंड्रोम इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।